कुशवाहा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की खास बुलेटिन। मगर खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बड़ा सियासी धमाका, राहुल खड़गे ने की पीएम मोदी से जांच की मांग। देश को मिली नई रफ्तार, दिल्ली से ऋषिकेश अब 3 घंटे में नवो भारत दौड़ेगी उत्तराखंड तक। 21 दिन के अनशन का असर, सोनम वांगचुक की हालत पर बड़ा अलर्ट। मध्य प्रदेश में यूसीसी पर ऐतिहासिक फैसला, आज बदल सकती है कानून की तस्वीर। बारिश बनी आफत, राजौरी पुंछ में बाढ़ का कहर, 4 लोगों की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखकर पूरे मामले की स्वतंत्र और व्यापक जांच कराने की मांग की है। दोनों नेताओं ने अपने पत्र में कहा है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन, नगद, सोना चांदी सहित सभी चढ़ावे के प्रबंधन और निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही जांच रिपोर्ट और ट्रस्ट के खातों को सार्वजनिक किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को पता चल सके कि उनके चढ़ावे का उपयोग किस तरह किया गया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि ट्रस्ट का गठन संसद में घोषित किया गया था और अब ऐसे में इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित वित्तीय अनियमितता से करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है। अब इस मुद्दे ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। सभी की नजरें इस बात पर रहेगी कि केंद्र सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस मांग पर क्या रुख अपनाते हैं। 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने बताया है वांगचुक के शरीर में डिहाइड्रेशन के गंभीर लक्षण हैं। हालांकि उनका ब्लड प्रेशर, नाड़ी और ऑक्सीजन लेवल फिलहाल सामान्य है, लेकिन लंबे समय से जारी अनशन का असर अब शरीर पर साफ दिखने लगा है। अस्पताल के अनुसार डॉक्टरों और एम्स के विशेषज्ञों ने उन्हें तुरंत फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी देने की सलाह दी, लेकिन सोनम वांगचुक ने किसी भी तरह का इलाज लेने से इनकार कर दिया। उनके परिवार ने भी फिलहाल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सहमति नहीं दी है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर समय रहते इलाज शुरू नहीं हुआ तो उनकी हालत और गंभीर हो सकती है। बता दें कि सोनम वांगचुक 28 जून से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शनिवार को दिल्ली पुलिस उन्हें सफदरजंग अस्पताल लेकर गई थी। अब उनकी सेहत और इलाज को लेकर सभी की नजर अस्पताल और अगली कानूनी प्रक्रिया पर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर आज बड़ा फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ऐतिहासिक जगदीशपुर में विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, जिसमें यूसीसी के मौजूदे और मंजूरी मिलने की संभावना है। कैबिनेट को मंजूरी के बाद सरकार इस मसौदे को 20 जुलाई से शुरू करने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में विधेयक रूप में पेश कर सकती है। सरकार का कहना है कि वह एक देश एक कानून के सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है। इससे पहले इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव करना नहीं है, बल्कि समाज में समानता और समरता स्थापित करना है। अब सभी की नजरें आज की कैबिनेट बैठक पर है, जहां यूसीसी के मसौदे पर अंतिम गुहार लग सकती है और इसके बाद मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा सकता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में किन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चल रहा आदिवासी किसानों का 14 दिन पुराना जल सत्याग्रह और भूख हड़ताल रविवार तड़के पुलिस ने समाप्त कर दिया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल से हटाया गया, जिसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। आंदोलनकारी अधिग्रहित जमीन के उचित मुआवजे पर पूर्णावास की मांग को लेकर वरान नदी के किनारे धरने पर बैठे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उनके कई साथियों और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता अमित भटनागर को जबरन हिरासत में ले लिया था। वहीं प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। छतरपुर के एडिशनल एसपी आदित्य पटले ने कहा कि आंदोलनकारी पन्ना जिले के निवासी थे, जिन्हें सुरक्षित बसों से उनके गंतव्य ले
जाया गया। उन्होंने बताया कि 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे अमित भटनागर की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें चिकित्सा जांच में अस्पताल भेजा गया था। प्रशासन का कहना है कि जिस स्थान पर आंदोलन चल रहा था वह अंडरब्रिज का निर्माण कार्य जारी था। किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने और सुरक्षा कारणों से प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया गया। दूसरी ओर आंदोलनकारियों ने प्रशासन पर आंदोलन को दबाने का भी आरोप लगाया है और दावा किया है कि उनके साथ बलपूर्वक कार्रवाई की गई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश में सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई है। हिमाचल के किन्नौर जिले में एक बार फिर मौसम का कहर बरपाया है। सांगला वैली के मस्तरंग इलाके में नाले में अचानक आई फ्लैश फ्लड से भारी तबाही मच गई है। तेज बहाव के साथ मिट्टी, बड़े बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर आ गिरा है, जिससे सांगला मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। फ्लैश फ्लड का असर आईटीबीपी कैंप तक भी पहुंचा, जहां आवासीय परिसर के आसपास भारी मात्रा में मलबा गिर गया। हालांकि फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और सड़क को जल्द बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। उधर भारत मौसम विभाग विज्ञान ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में 22 जुलाई तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 20 और 21 जुलाई के लिए रेड अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। कांगड़ा, मंडी, चंबा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, ऊना और बिलासपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी और नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहे, बिना किसी जरूरी कारण यात्रा न करें और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करें। उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम का असर अब प्रमुख तीर्थ यात्राओं पर भी दिखने लगा है। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जबकि केदारनाथ और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित हुई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा के दोनों प्रमुख मार्ग पहलगाम और बालटाल से श्रद्धालुओं की आवाजाही फिलहाल रोक दी है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में यात्रियों को अगले आदेश तक रुकने का निर्देश दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मौसम साफ होने और रास्ते सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। उधर उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर भूस्खलन हुआ, जिससे कुछ समय के लिए रास्ता बंद हो गया। प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की है कि वे मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर ही यात्रा करें और संवेदनशील इलाकों में जाने से बचें। उत्तराखंड की योग नगरी ऋषिकेश की तस्वीर बदलने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली मेरठ के बीच संचालित नमो भारत ट्रेन को ऋषिकेश तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। माना जा रहा है कि इस परियोजना से उत्तराखंड के पर्यटन, व्यापार और कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलेगी। प्रस्ताव के मुताबिक नमो भारत कॉरिडोर को मेरठ के मोदीपुरम और ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र तक बढ़ाया जाएगा। इसके बाद कॉरिडोर की कुल लंबाई करीब 232 किलोमीटर हो जाएगी। 107 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली नमो भारत ट्रेन के जरिए दिल्ली से ऋषिकेश का सफर महज 3 घंटे में ही पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के शुरू होने के बाद दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा के लोग मेट्रो के जरिए सराय काले खान या अन्य नमो भारत स्टेशनों तक पहुंचकर सीधे ऋषिकेश की यात्रा कर सकेंगे। भविष्य में यह नेटवर्क अलवर, सोनीपत, पानीपत और करनाल जैसे शहरों तक भी विकसित किए जाने की योजना है। सरकार सराय काले खान स्टेशन को नमो भारत का सबसे बड़ा इंटरचेंज हब बनाने और भविष्य में इस नेटवर्क को ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने की भी तैयारी कर रही है। यदि यह योजना पूरी होती है तो उत्तर भारत की हाई स्पीड कनेक्टिविटी को एक नई पहचान मिलेगी और ऋषिकेश देश के प्रमुख शहरों में कहीं अधिक तेजी से जुड़ पाएगा। जम्मू कश्मीर में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। राजौरी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि पुंछ जिले में भारी बारिश से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाकों में लोगों के लापता होने की भी खबर है। कई इलाकों में पानी भरने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। राजौरी के धरहल नदी उफान पर है। नदी का पानी ओवरफ्लो होकर न्यू बस स्टैंड और आसपास के इलाकों में घुस गया, जिससे पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां बह गई और क्षतिग्रस्त हो गई।
स्थानीय लोगों का कहना है कि रातों रात सैकड़ों वाहन बाढ़ की चपेट में आ गए और कई परिवारों का भारी नुकसान हो चुका है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से नदियों, नालों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने तथा यात्रा न करने की अपील की है। प्रशासन और राहत दल लगातार हालत पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार बारिश और बाढ़ के जरिए कानूनपुर क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी है। पुलिस तो हमारी जो थी 8 बजे से ही लगी हुई थी लोगों को बाहर निकालने के लिए। तो रात को 2 बजे 10 मिनट पे ये पानी आया, तो मैं 2:30 बजे आया, 2:10 पे मैं उठ तो मैंने लोगों को बाहर निकाला जितनी भी कोशिश मेरे से हो सकती थी। तो नुकसान काफ़ी हुआ, अभी तो सुबह ही पता चलेगा। तो अभी सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे हम लोगों के भी शुक्रगुजार हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी शुक्रगुजार हैं। कहीं पे लोग फंसे हुए थे तो मैंने डी साहब से भी बात की है फ़ोन पे कि अगर चापर का इंतजाम हो जाए कि लोग वहाँ से निकल सके, तो वो भी कर रहे हैं कि बारिश का मौसम है। तो इसलिए हम कैसे हालात बने हुए सर? हालात देखो, अब इतना हुआ है कि सदमे में चले गए। यहाँ पानी 1992 में सबसे बड़ा फ्लड आया, तब भी इधर पानी नहीं पहुँचा ये इन लोगों के झुग्गियों में, लोगों के घरों में। तो 2014 में फ्लड आया, जितना आज आया इतना आज तक कभी फ्लड नहीं, मैंने नहीं देखा। बाढ़ आई है, कम से कम यहाँ पर 300-400 गाड़ी लगी हुई थी जो रात को सारी बह गई है। 30 से 40 गाड़ी जो है ये सिर्फ यहाँ पर अभी जो है मिल रही है। और एडमिनिस्ट्रेटिव से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने जेसीपी कोई क्रेन वगैरह भेजें, कम से कम जो गाड़ी बच गई है उनको निकाला जाए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव से हमारा एक बहुत बड़ा हार्डली रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ कम से कम जो इस टाइम परेशानी की हालत में लोगों की मदद की जाए। अभी भी किस तरह बाढ़ के हालात बने हुए हैं? अभी भी हालात जो है ना काफ़ी बने हुए हैं। बारिश तो अभी भी चल रही है, बारिश तो रुक नहीं रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट अगर जितना जल्दी हो सके उतना जेसीपी या क्रेन वगैरह भेज के कम से कम लोगों। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल मुकाबले में सिंधु ने मेजबान जापान की स्टार खिलाड़ी अकाए यामागुची को लगातार 2 सेटों में 21-17, 21-17 से हराकर पहली बार जापान ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही वह यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। फाइनल मुकाबले में सिंधु ने शानदार आत्मविश्वास और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। पहले सेट में शुरुआती बढ़त गंवाने के बावजूद उन्होंने दमदार वापसी करते हुए सेट 21-17 से जीता। दूसरे सेट में भी सिंधु ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और यामागुची को वापसी का मौका नहीं देते हुए 50 मिनट में मुकाबला अपने नाम कर लिया। इसी जीत से न केवल पीवी सिंधु की वैश्विक रैंकिंग को मजबूती मिली, बल्कि 2026 एशियन गेम्स में उनका आत्मविश्वास भी नई ऊंचाई पर पहुंच गया। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।